नमस्कार। यूजी स्टेट किस प्लेलिस्ट का वीडियो आज हम क्या हुआ है। वीडियो नंबर 3 हमारा है इस प्लेलिस्ट में, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशंस की। और इस लेक्चर में हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन को लीस्ट स्क्वायर मेथड से निकालने के बाद ये देखा कि हम कितने रिग्रेशन इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कि 2 रिग्रेशन इक्वेशन हम सिंपल रिग्रेशन की सिचुएशन में पाएंगे। सिंपल रिग्रेशन से मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है तो हम रिग्रेशन को सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। यानी कि जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन है, उसको सिंपल रिग्रेशन बोलते हैं। अगर संख्या ज्यादा हो जाएगी वेरिएबल्स की, तब उनका नाम नॉमेनक्लेचर कुछ बदल दिया जाएगा। तो फिर हम इस यूजी के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए ये टॉपिक जो हमारा चल रहा है लेक्चर का, इसमें तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए हम लोगों ने ये जाना था कि 2 रिग्रेशन लाइन हमको मिल रही है। एक मिल रहा है yp इज इक्वल्स टू y बार माइनस कोवेरियंस xy सिग्मा x स्क्वायर दिस प्लस दिस कोवेरियंस इनटू x, और इसको हम y ऑन x की लाइन बोल रहे हैं। और इसमें ये जो टर्म है ये स्लोप है इस y ऑन x की रिग्रेशन लाइन का, और इस स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं dy x से, और पढ़ते हैं कि ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है। सिमिलरली ये जो कोफिशिएंट है y का इस इक्वेशन में, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y रिग्रेशन लाइन का। इसमें डिपेंडेंट x होता है, इंडिपेंडेंट y होता है। ये 2 पैरामीटर स्लोप के होते हैं। इसके अलावा 2 पैरामीटर और हैं जिन्हें हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। हाँ, इसे अभी हम इसी के सिमिलर नोटेशन दे सकते हैं, ए वाई एक्स, ए एक्स वाई। ज़्यादातर हम लोग इसका उपयोग बहुत रेयर इसका यूज हम लोग करते हैं। ज़्यादा रोल हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का है। ये जो इंटरसेप्ट है ये एक तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि जब आप लीनियर लाइन बनाओगे तो इंटरसेप्ट आपको देना होगा। इसका रियल सिग्निफिकेंस भी कुछ है। हाँ, जैसे कि अगर यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब है कि अगर हमारे इंडिपेंडेंट की वैल्यू 0 हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y क्या होगा, तो इंटरसेप्ट के बराबर होगा। तो ये लेकिन एक्सपेक्टेड इंडिपेंडेंट की वैल्यू 0 हर सिचुएशन में मीनिंगफुल नहीं होता है। कहीं मीनिंगफुल होगा, कहीं मीनिंगलेस होगा। बट इंटरसेप्ट को लाइन को ड्रॉ करने के लिए बना रखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं। और इसका लॉजिकल मीनिंग यही है कि इफ x इज 0 देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y विल बी इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। अब है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें से पहली प्रॉपर्टीज है कि ये यूनिट लेस हो सकते हैं या यूनिट के साथ हो सकते हैं। जैसे बी वाई एक्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, और आप जानते हैं कि कोवेरियंस कैसे निकलता है। तो कोवेरियंस एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस आई बार वेरिएबल के मीन को निकालने से निकलता है। अब एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये 2 चीजों का प्रोडक्ट है। अगर ये दोनों यूनिट वाली हैं तो कोवेरियंस का भी यूनिट होगा और इनके प्रोडक्ट का होगा। अब मान लो कि x इनकम है, y एक्सपेंडिचर है, और अगर ये रुपए में नापे गए हैं तो ये हो जाएगा रुपीज इंटू रुपीज, सो रुपीज स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ x रुपीज स्क्वायर, उस केस में ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि x हाइट इन सेंटीमीटर है, y वेट इन किलोग्राम है, अंडर 5 बच्चों का, तो क्या होगा, कोवेरियंस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू किलोग्राम, और वेरिएंस हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस देश में क्या हो जाएगा
कि सेंटीमीटर पर बॉडी वेट और पर केजी, सेंटीमीटर बाय केजी, केजी बाय सेंटीमीटर आपकी यूनिट हो जाएगी। तो ये यूनिट फ्री भी हो सकते हैं या यूनिट वाले भी हो सकते हैं। अगर आपके दोनों वेरिएबल सेम यूनिट में लिए गए हैं तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूनिट फ्री होगा, अदरवाइज कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी। दूसरा है कि अगर हम इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। बहुत सिंपल सा है। अगर आप इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की जो प्रॉपर वैल्यूज आई हैं उन्हें आप रखते हैं तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स कोवेरियंस एक्स वाई, और ये हो जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई का होल स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे कहते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसको कहने में कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, ये दोनों रिग्रेशन लाइन हमेशा एक साइन की ही होंगी, या तो दोनों माइनस होंगी या तो दोनों प्लस होंगी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक माइनस हो एक प्लस हो, क्योंकि ऐसी दशा में हमारा ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा और फिर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिफाइन नहीं होगा। तो ये या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, जो भी साइन होगी दोनों की सेम साइन होगी, अपोजिट साइड उनके नहीं हो सकते हैं। और जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखते समय हमें साइन को पुट करना होगा। तो अगर हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट में नेगेटिव है तो आर की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी, पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी वाई एक्स माइनस 0.5 है और बी एक्स वाई माइनस 1/8 है तो आर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 आया और हमने साइन क्या रखी, नेगेटिव। लेकिन अगर यही यहाँ पे प्लस लिखा होता 0.5 and 1/8, then rxy will be same value but the sign will be positive. अब है कि क्या हम लोग bxy और byx को कुछ भी पा सकते हैं, इनकी वैल्यू का रेंज कुछ भी आ सकता है, या कहीं कोई इनके बीच में लिमिटेशंस है। So can we get a value of byx as minus 0.5 and bxy as minus 0.4 and minus 4? तो अगर हम साइन देखें तो दोनों की साइन तो बराबर है, ऐसा होगा तो यहाँ तो वैलिड है। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आ रही है वो 2 के बराबर आ रही है, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का स्क्वायर है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच में होता है। आर स्क्वायर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आर स्क्वायर हमारा 2 आ जा रहा है। अब जब कोरिलेशन निकालेंगे आप तो ये मोर देन 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि भले इनकी साइन 1 है लेकिन ये दोनों ये वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। हाँ, लेकिन अगर बी वाई एक्स माइनस 0.2 है और बी एक्स वाई -4 है, इस केस में हमको आर स्क्वायर की वैल्यू 0.8 के बराबर मिलेगी, और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, यह एक वैलिड सिचुएशन हो सकता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का दोनों रिग्रेशन लाइंस के। तो इसी के आधार पे ये तीसरा रिलेशनशिप हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि हमने यहाँ लिया हुआ था, ये ग्रेटर देन 1, ये इस केस में +4 कहीं था, यहाँ पे बी वाई एक्स देश, अच्छा ये दोनों निगेटिव थे, दोनों लेस देन 1 थे। हाँ, अगर एक ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या होगा, इस रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए कि अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर होता है, हमको दूसरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू पर कहीं न कहीं रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा। और वो क्या होगा कि अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है
तो दूसरा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 वाले रिग्रेशन कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल के बीच में लाई करना जरूरी है। अगर इसके बाहर का भी दूसरा वाला रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, मीन्स वैलिड रिग्रेशन कोफिशिएंट वो नहीं होंगे। सिमिलरली अगर आपका एक रिग्रेशन कोफिशिएंट का वैल्यू -1 से भी छोटा है तो भी ये सिचुएशन आएगी कि हो सकता है जैसे ये वाला केस था, ये -1 से भी छोटा है, और ऐसे केस में ये हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे कि ज्योमेट्रिक मीन कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बराबर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है उस केस में क्या होगा कि दूसरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट -1 अपॉन BY(x) से 0 के बीच का होना चाहिए, तभी आप इस रिलेशन को होल्ड कर पाओगे। नेक्स्ट है कि अगर आप इन दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अरिथमेटिक मीन निकाल दो और उसकी मॉडुलस वैल्यू ले लो, तो ये वैल्यू हमेशा कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बड़ी आएगी और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के मॉडुलस से, एब्सोल्यूट वैल्यू से। जैसे अगर आपका ये आपने अरिथमेटिक मीन का मॉडुलस लिया रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, इनकी वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये रिलेशनशिप मिल गया। अब ये इंप्लाई करता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमेशा इस मॉड आर से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? ये टर्म हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ये क्यों होगा? ये आप प्रूफ कर सकते हैं, और आप ही लोगों ने मुझे लेक्चर में बताया था कि ये इसलिए होगा कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इसलिए ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहाँ दो चीजें मल्टीप्लाई हैं, एक है ग्रेटर देन 1, एक है लाइज बिटवीन 0 to 1, और इनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो रहा है। इट मीन्स कि ये पार्ट हमेशा बड़ा होगा इस पार्ट से। इस तरह से यह एक स्टेब्लिश किया गया रिलेशनशिप कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट है कि अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का ओरिजिन और स्केल बदल दें तो क्या इस पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। जैसे आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट में देखा था कि अगर आप ओरिजिन स्केल बदलते हैं तो वॉल्यूम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ साइन में फर्क पड़ता है। अगर आपके स्केल जो आपने चेंज किया है दोनों वेरिएबल का, अगर वो सिमिलर साइन में चेंज किया है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपोजिट साइन में चेंज किया है तो रिलेशन की साइन बदल जाती है, और लेकिन जो स्ट्रेंथ आएगा कोरिलेशन का वो सेम रहता है। तो बस यही इफेक्ट पड़ता है। अब है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको जानने के लिए हमने क्या किया कि हमने BY(x) को लिया, एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट को, ये जो इसकी डिफिनीशन है वो वेरिएंस अपॉन सिग्मा x। इसके बाद हमने क्या किया, x और y का ओरिजिन स्केल बदल दिया, x में से एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस करी और एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, y में से भी एक कांस्टेंट वैल्यू माइनस करी और एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, जहाँ की a, b और h और k सभी कांस्टेंट है, h और k 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप हमारी वैलिड नहीं होगी। अब हमने क्या किया कि इनको सॉल्व करके x के फॉर्म में सॉल्व कर लिया, x और y का वैल्यू u और v के टर्म में निकाल दिया ith पॉइंट के लिए, और फिर इसका समेशन ले लिया और 1/n से डिवाइड कर दिया, तो ये 13 इक्वेशन हमको मीन में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको दोनों तरफ समेशन ले लें और n से डिवाइड कर दें, इसके बाद 13 में से अगर हम 14 माइनस कर दें तो हमको एक रिलेशन मिला कि डेविएशन x का डेविएशन मीन से डेविएशन बराबर है h टाइम्स u का उसके मीन से डेविएशन, और y का उसके मीन से डेविएशन बराबर है k टाइम्स v का उसके मीन से डेविएशन। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दें और देन समेशन लेकर के 1/n से भाग दे दें तो आपको ये रिलेशन मिल जाएंगी, मीन्स वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू h स्क्वायर वेरिएंस ऑफ u। ये आप पहले भी प्रूफ कर चुके हैं जब आप ओरिजिन स्केल का इफेक्ट वेरिएंस पे देखते हैं। और फिर हमको ये चीजें, ये रिलेशन मिला
अब इन रिलेशन को हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 12 में या इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो हमको ये मिल जाएगा बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू के वाई एस टाइम्स बी वी यू। अगर ये के बाई एस टर्म इसमें नहीं रहता तो हम कहते कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन और इफेक्ट्स और स्केल से इफेक्टेड नहीं होता है, चेंज करने से, ओरिजिन और स्केल बदल देने से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन चूंकि ए और बी तो नहीं है तो हम कहेंगे कि ओरिजिन से तो प्रभावित नहीं हो रहा है बदलने से, लेकिन एच और के चूंकि हमारे इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन से तो अफेक्ट नहीं होते हैं, स्केल चेंज करने से अफेक्टेड होते हैं। और उनके बीच में रिलेशन ये है कि बी वाई एक्स इज इक्वल्स टू के बाई एस टाइम्स बी वी यू। अब अगर आपने दोनों वेरिएबल का स्केल सेम वैल्यू से चेंज किया है, उस केस में क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा और तब आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि रिग्रेशन लाइंस जो हमारी हैं, हाँ, वो इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, और अगर करती हैं तो किस पॉइंट पे। ये एक्चुअली रिग्रेशन कोफिशिएंट का प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन ये हमारे इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम इसको एक अलग इसी में इस प्रॉपर्टी को डाल रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। तो ये हमारी y ऑन x की रिग्रेशन लाइन है और ये x ऑन y की रिग्रेशन लाइन है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें y के फॉर्म में ताकि सिंप्लीफाई करने में आसान रहे, तो हमने y ऑन x की लाइन ये रखा और x ऑन y को लिखा y इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ से हमने ये जो p सफिक्स है और x का p सफिक्स है, इसको सिंप्लीफिकेशन की वजह से हटा दिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हमने y को एलिमिनेट कर दिया तो हमको मिला x इज इक्वल्स टू एक्स बार, और जब हमने इसको पुट किया किसी भी एक इक्वेशन में तो मिला y इज इक्वल्स टू वाई बार। इसका मतलब है कि ये दोनों रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब है कि इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ही रिग्रेशन लाइन का जो मीन पॉइंट है वो होगा, उसी पॉइंट पे ये दोनों रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है वह है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच में एंगल बनेगा, तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, इसको समझने के लिए हमने फिर से आप ये दोनों रिग्रेशन लाइन ली। ये हमारा इंटरसेप्ट है y ऑन x का, ये स्लोप है y ऑन x का, ये इंटरसेप्ट है x ऑन y का और ये स्लोप है x ऑन y का। अब जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, जब आप दो लाइंस का रिग्रेशन के बीच में एंगल निकालते हैं, आप कहते हैं y1 इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस c1 एंड y2 इज इक्वल्स टू m2 x2 प्लस c2। इसमें जो m1 और m2 है ये दोनों लाइंस के, ये दोनों ही मेजर किए जाते हैं x एक्सिस से स्लोप, और जो C1 और C2 हैं दोनों ही y इंटरसेप्ट बताते हैं। और उस केस में आप जो फार्मूला लगाते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन दिस। लेकिन यहाँ हमारी जो लाइन है इसमें क्या है कि ये जो हमारा इंटर स्लोप है जिसे कि हमने m1 कहा y ऑन x को, और इसको हम s2 कह दे रहे हैं x ऑन y को, जो कि m1 बराबर है इसके, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो r सिग्मा y अपन सिग्मा x भी कर सकते हैं, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बराबर होता है r टाइम्स मींस r x y मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू सिग्मा x इनटू सिग्मा y। अगर आप उसको रख देंगे तो एक सिग्मा एक्स कैंसिल हो जाएगा और होगा r टाइम्स सिग्मा y अपन सिग्मा x। सिमिलरली आप इस स्लोप को भी लिख सकते हैं r टाइम्स सिग्मा x अपन सिग्मा y। अब ये क्या है, यह है d dx ऑफ y, ये क्या है d dy ऑफ x। अब दोनों ही मेजर अलग अलग हैं,
दोनों ही अलग अलग एक्सिस से मेजर कर लिए गए हैं। इसलिए हम इस फॉर्मूले को अगर इसे m1 और m2 मान करके लगाते हैं तो हमारे लिए ये सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का हमने एक एक्सिस पे नहीं लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको करने के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके y के रूप में लिख देंगे, y इन टर्म्स ऑफ x। इससे स्लोप बदल नहीं जाएगा, स्लोप जो है हमारा dy dx dy ही रहेगा। लेकिन अब हमने क्या किया कि एंगल को हमने x एक्सिस से मेजर कर लिया। हाँ, तो अब जब ऐसा करते हैं तो हमारा इसको हमने किया कहीं we obtain the angle between two lines, then the slope of both lines must be measured on same axis, but in case of we have this, तो हमने रेसिप्रोकल ऑफ एनी स्लोप, किसी एक स्लोप को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। और उस केस में हमने ये लिया कि m2 डिनोट कर दिया, x ऑन y को रेसिप्रोकेट करने के बाद m2, और m2 बराबर हो गया r टाइम्स सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x, क्योंकि जब आप इसे रेसिप्रोकेट करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r सिग्मा y अपॉन r सिग्मा x। तो हमने वही इसमें रख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया मॉड ऑफ r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मॉड r इंटू सिग्मा x सिग्मा y अपॉन दिस टर्म। इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू दिस। इसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन। दो रिग्रेशन लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा, तो ये इतने के बराबर बनेगा। और ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है। हाँ, थीटा को हम लोगों ने कहीं माना है कि ये इनके बीच का एक्यूट एंगल है। अब है कि अगर हमारा r 1 के बराबर हो जाए प्लस माइनस 1 की, तो थीटा बराबर 0 होगा या पाई होगा, मीन्स वो दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएंगे। लेकिन अगर r इज इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा, इनके बीच का एंगल पाई बाई 2 होगा। और इस सिचुएशन में ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटेंगे। अब परपेंडिकुलर काटने का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, आपको कुछ बुक्स में देखने पे हैरानी महसूस होगी, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा XY प्लेन है और इसमें हमारे सब डॉट्स हैं, स्कैटर्ड पॉइंट हैं, डॉट है। अब हमने अपनी इरिगेशन लाइन ड्रॉ करी। कैसे ड्रॉ कर देंगे हम आपको आगे दिखाएंगे। सपोज करिए कि ये y ऑन x की लाइन है। अब x ऑन y की लाइन ऐसे हो सकती है क्या, तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप निगेटिव है। जबकि हम लोगों ने देखा कि दोनों रिग्रेशन लाइन का स्लोप एक ही रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब दूसरी लाइन कैसी हो सकती है, अगर ये नहीं होगी तो कैसी हो सकती है, कुछ ऐसी हो सकती है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब इनके बीच में एंगल बनेगा। हाँ, लेकिन अगर ये ओवरलैप कर गई तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होगा। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह का है सिचुएशन, एक लाइन ऐसे है दूसरी लाइन ऐसे, परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर इस तरह से कि 90 डिग्री का, कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर, मींस x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 की लाइन जहां इंटरसेक्ट, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 की लाइन तो यहां इंटरसेक्ट करेंगी। हाँ, ये सपोज करिए कि x इज इक्वल्स टू a, y इज, दोनों काटती कहाँ है, x बार y बार पर। अब ये दोनों कट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बार y बार। तो इसका इक्वेशन क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू x बार, y इज इक्वल्स टू y बार।
अब अगर ऐसा हमारा है रिग्रेशन इक्वेशन कि x इज इक्वल्स टू एक्स पी इज इक्वल्स टू एक्स बार, वाई पी इज इक्वल्स टू वाई बार, तब ये इस तरह की सिचुएशन बनेगी और इनके बीच में राइट एंगल बनेगा। और उस केस में हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल अनकोरिलेटेड है, क्योंकि उसका स्लोप ही हमारा जीरो हो जा रहा है। तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस, जो कि आपको परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और इससे रिलेटेड बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, और इसके प्रूफ अमूमन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगला जो हम वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे आपको कल, वो कुछ एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होगा। और उस एग्जाम्पल में हम कोशिश करेंगे कि देखा जाए कि रिग्रेशन लाइन कैसे पहचानते हैं, कैसे रिग्रेशन लाइन के उसके बाद डेटा से हम कुछ और चीजें बताएंगे। हाँ, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आशा है ये लेक्चर आपको कुछ कहीं कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो आप मुझे पूछने से ना घबराएं। चूंकि ये इसका ऑनलाइन को टीचिंग में भी हमने इस पे डिस्कशन किया था, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम कम हो। ये स्टडी मटेरियल हमने आपको पहले दे दिया है, इसलिए भी प्रॉब्लम कम हो। फिर भी जिन लोगों को परेशानी हो वो पूछें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। अगर वो स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अपने परिचितों के बीच में भी शेयर करें, अगर वो स्टेटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे 40% व्यूअर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन वीडियो को व्यू करते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को देखें। और वीडियो को देखते समय अगर आपने पहले सुना नहीं है तो पूरा का पूरा आपको थॉरली सुनना चाहिए। बहुत सारी चीजें बीच बीच में मिस हो जाती हैं जब हम स्किप करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी।